नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। आप तक खबरें आने के कई सारे सोर्स हैं। इनमें से बहुत सी खबरें आपके काम की होती हैं, जो आपके मानस में पैबस्त हो जाती होंगी। कई सिर्फ मस्तिष्क से टकरा कर लौट जाती होंगी, कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए BSTV लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो यही है। तो चलिए आज पहले आपको ये बता देते हैं कि खबर क्या क्या है आपके लिए। तो दो बड़ी खबरें हैं, दो प्रमुख खबरें हैं। और पहली खबर जो है वो ये कि अब MP सुरक्षित है। इस खबर के मायने क्या हैं, इस खबर में क्या क्या चीजें हैं, उन्हें हम आपको बताएंगे, आप तक उन्हें पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो एक और खबर है, जो दूसरी खबर है, वो खबर है मिशन महानिवेश। हालांकि खबर गुजरात तक जाती है, गुजरात से आती है और आप तक पहुंचानी जरूरी है, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर महानिवेश किस तरह से अब देखने को मिल रहा है, उसको लेकर किस तरह का खाका खींचा जा रहा है, ये सारी चीजें इस खबर में समाहित होंगी। तो मिशन महानिवेश भी हम आपको बताएंगे। और इससे पहले कि हम आपको आज की पहली खबर पर पूरी जानकारी दें, पूरी बात बताएं, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। 1 सितंबर को राजधानी भोपाल में आयोजित विमुक्त दिवस के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि अब अपराधी की जाति लिखना जरूरी नहीं होगा। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में शामिल पाया जाता है, उस पर कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है, किसी व्यक्ति का नाम किसी अपराध में आता है, तो उस अपराधी को जिम्मेदार माना जाए। सिर्फ उस अपराधी को, पूरे समाज को नहीं। पूरे समाज को अपराध की नजर से देखने की जरूरत नहीं है। इस बात का संदर्भ प्रदेश में रहने वाले विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों को लेकर था। सीएम यादव ने इस बात का भी जिक्र किया था कि ऐसे समुदायों के युवाओं को शिक्षा के साथ अच्छे भविष्य और करियर निर्माण के लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी। ये एक पक्ष हुआ, इस पूरी खबर का एक पक्ष अभी है, आगे और भी चीजें बताते हैं। अब बात करते हैं मई की। 31 मई को सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे पुलिस हेडक्वार्टर। पुलिस हेडक्वार्टर में उनके पहुंचने से पहले ही डीजीपी और पुलिस की अलग अलग शाखाओं के डीजी और एडीजी स्तर के अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग हुई और इस मीटिंग में पुलिस की शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर खूब पीठ थपथपाई गई, शाबाशी दी गई और दे दिया फ्री हैंड। फ्री हैंड इस बात का कि अपराध पर नियंत्रण कड़ाई से हो, कार्रवाई तुरंत हो और अपराधियों को बख्शा न जाए। यह दूसरी बात। आगे की और बात बताते हैं, थोड़ा सा पीछे और चलेंगे, मार्च की बात कर लेते हैं। ठीक, इसी साल मार्च की शुरुआत में प्रदेश के 968 थानों में पुलिस पब्लिक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के जरिए यह कोशिश की गई कि जनता और पुलिस के बीच की दूरियों को कम किया जाए। जनता जिसके मन में कहीं ना कहीं एक ये भय रहता है कि पुलिस के पास जाना दिक्कत भरा हो सकता है, पुलिस तक कैसे पहुंचे, 100 सवाल होते हैं, हमारे आपके मन में भी होते होंगे, आम जनता के मन में होते ही हैं। पुलिस के साथ जनता और अधिक सुरक्षित कैसे महसूस करे और जनता को इस बात का भी एहसास हो कि पुलिस उसके लिए पूर्णतया सुलभ है, इसे लेकर ही पुलिस पब्लिक संवाद का ये जो कार्यक्रम था वो आयोजित किया गया था। मार्च, मई और ये 1 सितंबर जिसकी बात अभी मैंने आपसे की, इन तीनों बातों को बताने का जो उद्देश्य है वो अब मैं आपको बता देता हूं, और वो बताने के लिए आ जाते हैं आज में। इन तीनों बातों को बताने का उद्देश्य दरअसल आज से ही जुड़ा है। मध्य प्रदेश में अपराधों में बीते 1 साल में एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। SCRB यानी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा साल 2023 और 24 के 1 जनवरी से 31 जुलाई तक, यानी 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2023 और 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 तक हुए अपराधों की समीक्षा करने पर एक फैक्ट सामने आया। फैक्ट क्या? वो ये कि साल 2023 की तुलना में
साल 2024 के पहले 7 महीनों में न सिर्फ कुल आईपीसी प्लस बीएनएस, आप समझ गए होंगे शायद इस बात को, आईपीसी पहले, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो कि अब अपग्रेड हो चुका है, इन अपराधों में कमी आई है, बल्कि विभिन्न प्रकार के गंभीर अपराध जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों में भी कमी आई है। पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर हम इसी खबर के कुछ और पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार क्राइम को कंट्रोल करने में सफल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस अपराध नियंत्रण करने लगातार कार्रवाई कर रही। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। पीएचक्यू ने पिछले 7 महीनों के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार प्रदेश में अपराध में भारी कमी आई है। मोहन सरकार में कंट्रोल में क्राइम। सीएम के निर्देश पर पुलिस कर रही लगातार कार्रवाई। आंकड़ों में दिखाई दे रहा पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन का असर। पीएचक्यू ने पिछले 7 महीनों के आंकड़े किए जारी। एमपी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक गैंग रेप के प्रकरणों में 19.01% की कमी आई है। क्रूरता और दहेज प्रताड़ना के अपराधों में 3.23% की कमी आई है। छेड़छाड़ के अपराधों के प्रकरणों में 9.85% की कमी आई है और महिलाओं पर होने वाली कुल अपराधों में 7.91% की कमी आई है। वहीं लूट के अपराधों में 23.22% और नकबजानी में 9.53% की कमी आई है। इसी प्रकार सामान्य चोरी में 6.51% की कमी देखी गई है। गैंग रेप के प्रकरणों में 19.01% की कमी। क्रूरता और दहेज प्रताड़ना के अपराधों में 3.23% की कमी। छेड़छाड़ के अपराधों के प्रकरणों में 9.85% की कमी। महिलाओं पर होने वाले कुल अपराधों में 7.91% की कमी। लूट के अपराधों में आई 23.22% की कमी। नकाबजनी में 9.53% की कमी। सामान्य चोरी में दिखी 6.51% की कमी। वहीं विगत 7 महीनों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ घटित गंभीर अपराधों में 22.04% की कमी आई है, जो अपराध 2023 में 1 जनवरी से 31 जुलाई तक 4033 थे, वह वर्ष 2024 में घटकर 3144 हो गए हैं। ऐसे ही बच्चों के खिलाफ 14% अपराध घटे हैं। दुष्कर्म के मामले में 10.22% की कमी आई है। SC/ST के खिलाफ गंभीर अपराध भी घटे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ घटित गंभीर अपराधों में 22.04% की आई कमी। पिछले वर्ष इस अवधि में कुल 4033 अपराध हुए थे घटित। 2024 में यह घटकर 3144 रह गए। 14% घटे पॉक्सो के अपराध। दुष्कर्म के मामले में 10% की कमी आई। गौरतलब है कि सीएम मोहन के निर्देश पर पुलिस ने अपराध नियंत्रण करने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसके चलते यह संभव हो पाया। पुलिस की कार्रवाई आगे भी ऐसे ही जारी रहे और अपराधों में दिनों दिन ऐसे ही कमी आती रहे। BSTV के लिए डेस्क की रिपोर्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि खबर क्या है। जी हाँ, खबर यही है। अब हम आपको यह भी बताते हैं, रिपोर्ट में तो आपने देखा ही, थोड़ा और तफसील से हम इस चीज को खोलकर आपके सामने रखते हैं कि किन किन जगहों पर
अपराधों में, किस किस तरह के अपराधों में कमी देखने को मिली है मध्य प्रदेश में बीते 7 हफ्तों में। हत्या 2023 में कुल दर्ज हुए मामले 1174 और 2024 में उससे घटकर कम हो गए। 2023 में 1104, 2024 में फिर आपने देखी होगी कमी। 2023 में 64 डकैती के मामले और 24 में 31 डकैती के मामले, कमी आई 51% के लगभग। लूट के मामलों में तकरीबन 23% की कमी 2023 से 2024 में आप देख सकते हैं। आंकड़े सीधे साफ बता रहे हैं। 2023 से 2024 में बलात्कार के मामलों में तकरीबन 10% की कमी देखने को मिल रही है। गैंगरेप के मामलों में 19% के लगभग की कमी आई है 2023 से 2024 में। छेड़छाड़ के मामलों में 9.85% की कमी 2023-2024 के आंकड़े आपके सामने हैं। दहेज प्रताड़ना, महिलाओं से जुड़े अपराध 3.2% की कमी, हालांकि ये कम है लेकिन फिर भी कमी है, ये सकारात्मक पहलू। नकबजनी के मामले, लूटपाट के मामले 9.53% की कमी देखी गई 2023 से 2024 में। और चोरी के मामले जो हैं वो तकरीबन 6.51% कम नजर आते हैं 2024 में। बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, पॉक्सो के मामले लगभग 14% की कमी 2024 में। महिलाओं पर घटित कुल अपराध 7.91% 2024 में 2023 की तुलना में। और SC/ST पर कुल अपराधों में 22.04% की कमी। आंकड़े आप देख सकते हैं कि अन्य अपराध जो हैं उनमें 1.10% की कमी। गंभीर अपराधों में जिस तरह से कमी देखने को मिली है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और हत्या, अपहरण से लेकर चोरी और डकैती तक के मामलों में कहीं भी प्लस नहीं, हमें माइनस ही देखने को मिलता है, कमी ही देखने को मिलती है। तो SCRB के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये आंकड़े हैं जिन्हें अभी आपने देखा, और इन आंकड़ों के जरिए आपने ये समझा भी कि MP अब सुरक्षित है। अब इन सारे आंकड़ों को एक तरफ रख दीजिए, इस पूरी खबर की वृहद तस्वीर को अब हम देखते हैं। पिछले 7 महीनों में कैसे हम समझें कि किस तरह से अपराध कम हुए। मध्य प्रदेश में कुल 1,82,714 IPC प्लस BNS के अपराध घटित हुए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 1,89,178 अपराध घटित हुए हैं। थोड़ी सी गणित अगर करें तो यह साफ हो जाएगा कि तुलनात्मक रूप से बीते 7 महीने में अपराधों में 3.53% की कमी आई। यह ओवरऑल पूरा जो आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं, 3.53% की कमी। गौर करने वाली बात इसमें यह है कि गंभीर अपराधों जैसे हत्या के प्रकरणों में 7.15% जो मैंने अभी आपको दिखाया था, डकैती में 51.56% की कमी आई है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े यह भी बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी कमी आई है। बलात्कार के प्रकरणों में 10.22% की कमी, सामूहिक बलात्कार के प्रकरणों में 19.01% की कमी, छेड़छाड़ के प्रकरणों में 9.85% की कमी, दहेज प्रताड़ना में 3.23% की कमी। ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश अब सुरक्षित है। पॉक्सो से जुड़े मामले भी हमने आपको बताया, 14% की कमी देखने को आई। ये परिणाम इसलिए भी होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं और बच्चों की सहायता और सुरक्षा के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम, जैसे ऊर्जा महिला डेस्क, आशा, मुस्कान, मैं हूं अभिमन्यु वगैरह ने न सिर्फ तत्परता के साथ अपना असर दिखाया, उन्हें तत्परता के साथ एक्टिव किया गया, उनके रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मॉनिटरिंग जो है वो व्यवस्थित तरीके से की गई थी। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको मई का उदाहरण दिया, मैंने आपको मार्च का उदाहरण दिया, मैंने आपको बीती 1 सितंबर का उदाहरण दिया कि जब बैठक होती है उसमें संवेदनशीलता भी नजर आती है कि अपराधी का नाम आए लेकिन उसकी जाति लिखना जरूरी नहीं है। पुलिस और पब्लिक के बीच संवाद हो, ये दूसरा पहलू। आप शायद अब पूरी खबर को एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो ये कि पुलिस को फ्री हैंड। अगर पुलिस के पास पावर है तो निश्चित तौर पर अपराधियों की पावर तो कम होगी ही। और इसी सब का नतीजा है कि गंभीर अपराधों में भी पिछली अवधि की तुलना में 22.04% की कमी आई। कुल गंभीर अपराध जो कि मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2023 और 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 तक का ये जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल ये तमाम आंकड़े और ये सुखद तस्वीर मध्य प्रदेश पुलिस की संवेदनशीलता और व्यावसायिक दक्षता से ही संभव हो पाई है।
चलिए अब आज की जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है उसका रुख करेंगे। खबर हालांकि जुड़ी तो है गुजरात से, लेकिन मध्य प्रदेश से भी इसका सीधा सा कनेक्शन है। पहले अब आपको ये बता देते हैं कि खबर क्या है और फिर हम ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश से इसका जुड़ाव कैसे होगा। तो 16 और 17 सितंबर को गुजरात के गांधीनगर में रीइन्वेस्ट 2024 यानी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट एंड एक्सपो का आयोजन किया गया है। यह अपनी तरह का चौथा आयोजन है। इससे पहले 3 ऐसे ही आयोजन हो चुके हैं। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो आपके लिए जानना जरूरी, इसलिए ये तीनों आयोजन इससे पहले दिल्ली में हुए हैं, देश की राजधानी दिल्ली में। ये पहली बार है कि जो रीइन्वेस्ट है वो दिल्ली के बाहर हो रहा है, तो गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। पहले तो आपको इस आयोजन के बारे में पूरी बात बताते हैं, फिर ये बताएंगे कि ये मध्य प्रदेश से जुड़ाव कैसे रखता है और ये भी कि ये खबर आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। दरअसल रीइन्वेस्ट समिट दुनिया को भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता को प्रदर्शित करने और बहुपक्षीय वार्ता शुरू करके इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। थोड़ा सा इसको सरल कर देते हैं ताकि जो हमारे आम दर्शक हैं वो भी इसको समझ सकें। अक्षय ऊर्जा जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उस तरह की ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं हो सकती है, उस ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो, हमारी वर्तमान में इसमें कितनी क्षमता अभी है, कितनी क्षमता बढ़ने की संभावना है, ये सारी चीजें, और फिर इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए दुनिया के साथ हम इसे कैसे कनेक्ट करें, दुनिया के साथ कैसे आगे बढ़ें, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, और जो भी इस क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी हैं वो हमारे साथ कैसे काम करें। इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए ही इस तरह के आयोजन किए जाते हैं और उसी की एक वानगी है ये रीइन्वेस्ट 2024। ऐसे आयोजनों के जरिए निवेश आता है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को अपनी क्षमता दिखाने और उन्हें काम करने का एक बेहतर वातावरण दिखाना ही इस आयोजन का मूल लक्ष्य होता है। और यही आयोजन जो है वो गुजरात में आज से शुरू हुआ है और कल तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो अब तक 3 बार ये रीइन्वेस्ट कार्यक्रम देश में आयोजित हो चुका है। कब कब आयोजित हुआ वो अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले रीइन्वेस्ट इंडिया साल 2015 में आयोजित हुआ, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा आयोजन हुआ 2018 में दिल्ली में, और तीसरा जो रीइन्वेस्ट इंडिया कार्यक्रम था वो भी दिल्ली में आयोजित हुआ साल 2020 में। चौथा रीइन्वेस्ट समिट है जिसमें 40 से ज्यादा सेशंस जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। देश के, प्रदेशों के और विदेशों के भी हजारों प्रतिनिधि इसका हिस्सा होंगे। रीइन्वेस्ट 2014 की थीम मिशन 500 गीगावाट है। चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो यानी रीइन्वेस्ट में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देशों के रूप में शामिल हो रहे हैं। गुजरात मेजबान राज्य है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश इसमें भागीदार राज्यों के रूप में हिस्सा ले रहे हैं, यानी पार्टिसिपेंट्स के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये इस पूरे कार्यक्रम का स्ट्रक्चर है कि कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, इस कार्यक्रम में क्या हो रहा है और इस कार्यक्रम का जो एंड गोल है वो क्या होगा, ये सारी चीजें। तो ये आप समझ चुके हैं कि रीइन्वेस्ट 2024 क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कहां आयोजित हो रहा है, तमाम सारी चीजें। अब ये समझते हैं कि मध्य प्रदेश से इसका कनेक्शन क्या है। तो मोटी बात यह है कि मध्य प्रदेश इस एक्सपो का भागीदार राज्य है, यानी इसमें पार्टिसिपेंट की भूमिका में है, और इसीलिए प्रदेश के मुखिया इस रीइन्वेस्ट समिट का हिस्सा होने के लिए गुजरात पहुंचे हैं। पहले आपको हम ये सुनाते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा और उसके बाद फिर बाकी खबर। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है, खासकर 2030 तक 500 गीगावाट का मध्य प्रदेश पूर्ण क्षमता के साथ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2012 तक मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 500 मेगावाट से भी कम थी, लेकिन हमने अलग से विभाग का गठन कर विभिन्न नीतियों से और अलग अलग प्रकार के प्रोत्साहन से 12 साल में 14 गुना 7,000 मेगावाट तक मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा का आज स्थान बना है। रीवा सौर परियोजना के अंतर्गत बड़े बड़े जो सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए हैं,
इसने तो पहली बार देश में कोयला उत्पादित ऊर्जा से भी सस्ती सौर ऊर्जा उपस्थित की है, जिसके कारण से दिल्ली की मेट्रो को भी हमारे यहाँ से सौर ऊर्जा दी जा रही है। यही कारण है कि ऐसे कई यूनिवर्सिटियां, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इसे केस स्टडी के नाते से पढ़ाया जा रहा है। आगर, शाजापुर, नीमच सौर परियोजना में नीमच सौर परियोजना में बिजली का टैरिफ तो 2.14 रुपए प्रति यूनिट है, जो देश का न्यूनतम है। इसी परियोजना से प्रदेश में भारतीय रेल को भी हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं। आगर, शाजापुर, नीमच में 1500 मेगावाट का सोलर परियोजना निर्माणाधीन है। मध्य प्रदेश असंभव को भी संभव करने में अपनी विशेष भूमिका रखता है। तो सीएम को आपने सुना, उन्होंने बताया कि कैसे मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, बड़ी गजब की तस्वीर है और आपका इस तस्वीर को देखना और उसको ध्यान से देखना बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मिले एक दूसरे से। अभिवादन के बाद थोड़ी बात हुई, फिर सीएम मोहन यादव की पीठ पीएम मोदी के द्वारा थपथपाना। यह सिर्फ एक सौजन्य मुलाकात से कहीं ज्यादा अलग बात है। यह छोटा सा संवाद बताने के लिए काफी है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह बात आप थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि यह जंप कर गई, लेकिन ध्यान दीजिए यह जगह क्या है, किस जगह पर यह मुलाकात हो रही है, क्या बात हुई होगी। मिशन 2030 500 गीगावाट क्या है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि मध्य प्रदेश जो महत्वपूर्ण स्थान इस आयोजन में रखता है, उसकी सारी चीजें, उससे जुड़ी हुई बातें अब हम आपको यहां पर बताते हैं। मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और 2030 केंद्र सरकार अक्षय ऊर्जा के 500 गीगावाट उत्पादन के लक्ष्य को पाने में किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, अब उसको डिकोड करने का समय आ चुका है। अब हम आपको यह बताएंगे कि ये सारी चीजें मध्य प्रदेश के संदर्भ में इतनी खास क्यों हो जाती हैं। तो साल 2012 में प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता लगभग 500 मेगावाट थी। आज जानते हैं कितनी है? आज हो चुकी है 7000 मेगावाट और 2030 तक इसे बढ़ाकर 20,000 मेगावाट करने की योजना है। प्रदेश में मौजूद रीवा और ओंकारेश्वर जैसी विश्व स्तरीय सौर परियोजनाएं देश में सरकार के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति को बताने के लिए काफी हैं। रीवा सोलर प्रोजेक्ट का मैं आपको उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा। 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में यह स्थापित है। यह विश्व के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर संयंत्रों में से एक है और पहली बार ओपन एक्सेस से राज्य के बाहर दिल्ली मेट्रो जैसे व्यावसायिक संस्थान को बिजली सप्लाई करता है। यानी सामान्य भाषा में बोलता हूं, बिल्कुल सरल भाषा में, दिल्ली मेट्रो जो चलती है वो चलती है हमारे मध्य प्रदेश के रीवा की बिजली से। ये सुनकर आपको अपने प्रदेश पर और अपने आप पर भी गर्व होगा। इस परियोजना से हर साल 15 लाख टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा रहा है। और आप जानते हैं यह आंकड़ा कितना महत्वपूर्ण है। 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना, उसके उत्सर्जन को रोकना 2 करोड़ 60 लाख पेड़ हर साल लगाने के बराबर है। आप सोचिए कि रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में कितना बड़ा काम हो रहा है, न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में बल्कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी। इसी क्रम में आगर, शाजापुर, नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क तैयार हो रहा है। आगर जिले की 550 मेगावाट क्षमता की इकाई स्थापित हो चुकी है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शाजापुर और नीमच जिले की 780 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना अक्टूबर 2024 तक पूरी हो जाएगी। ये तमाम आंकड़े बताने का जो पूरा उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि मध्य प्रदेश न सिर्फ मिशन महानिवेश पर काम कर रहा है बल्कि ऊर्जा संरक्षण, अक्षय ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, इन सब पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं और देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनकर सामने आ चुके हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए BS टीवी। नमस्कार।